वेलकम टू टुडेज लेक्चर। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हाइड्रोजन एटम्स का ये इक्वेशन को डिराइव करेंगे और साथ में इसको स्टडी करेंगे। ये इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं ये किस तरह से इक्वेशंस को निकाला गया था। तो हम यह डिराइव नहीं करेंगे, एक्चुअली ये किस तरह से ड्राइव किया गया था उस प्रोसेस को जानेंगे कि उसकी क्या प्रोसेस है। तो एग्जामिनेशन में इसके इक्वेशंस के डेरिवेशन से बहुत सारे ऐसे ये जो फार्मूले हैं, कंसेप्ट निकल के आते हैं, वो फार्मूले सारे कंसेप्ट सिर्फ श्रोडिंगर इक्वेशन से ही प्रोड्यूस होते हैं। सो लेट अस सी, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डज नॉट गिव एग्जैक्ट सॉल्यूशंस बट मे बी सॉल्व विद रीजनेबल एक्यूरेसी विद सम अप्रॉक्सीमेशंस। तो ये हम देख चुके हैं कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देता है, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम लोग कुछ जो उसके एग्जैक्ट वैल्यू है वही उसी के लिए हम लोग फाइंड करते हैं। हाइड्रोजन एटम इज द सिंपलेस्ट एटम्स विथ ओनली वन इलेक्ट्रॉन मूविंग एंड अराउंड वन प्रोटॉन्स। हाइड्रोजन एटम्स एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास में, तो इसमें इसके जो वेव इक्वेशंस को डिराइव करना काफ़ी आसान हो जाता है। Let an electron in hydrogen atom is moving at a distance r from the nucleus, and in terms of Cartesian coordinates its position is x, y and z, while in terms of spherical polar coordinates it is r, theta and phi। तो ये हमारा हाइड्रोजन से जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है एक r डिस्टेंस के साथ में, कहाँ से? न्यूक्लियस से, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है। लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की जगह के अलावा मुझे एक्सेप्शन एक पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि व्हाई वी शुड यूज़ पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। नाउ एटम हैज़ क्या रिक्वायरमेंट? नाउ एटम है स्फेरिकल सिमेट्री एंड कार्टेशियन यूनिट्स कैनॉट मेजर डायरेक्टली। चूँकि एटम की जो सिमेट्री होती है वो स्फेरिकल होती है, हम लोग सभी जानते हैं, और कार्टेशियन यूनिट से इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। कार्टेशियन यूनिट्स का मतलब हो गया एक्स वाई जेड, जबकि स्फेरिकल यूनिट्स हमें थीटा और फाई बताता है। सो इट इज़ बेटर यूज पोलर कोऑर्डिनेट्स टू सॉल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो जैसे कि ये कुछ डायग्राम बना हुआ है, इसमें डायग्राम देख सकते हैं, ये एक्स है, वाई है और जेड है। थ्री डिफरेंट एक्सिस, एंड हियर यू कैन सी दिस बॉक्स, स्मॉल बॉक्स, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट ऑफ स्पेस डी जेड मीन्स डी एक्स डी वाई डी जेड मीन्स स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट है, जो कि हमने लिया हुआ है, जो तीनों का कॉम्बिनेशन है। और ये इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड है। तो ये आगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब इसको हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स या मीन्स स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में देखेंगे। तो इसको हमने एक क्यूब के फॉर्म में बनाया है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया z, o b और ये c हो गया। तो ये जो हमारा देखेंगे फाई है, ये हो गया हमारा थीटा, ये हो गया फाई, और ये हो गया r डिस्टेंस मीन्स r फाई थीटा। तो तीनों डिस्टेंस मिला के हम कहते हैं इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। यही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट को एग्जैक्टली स्पेस में डिनोट करता है, एग्जैक्टली बताता है कि ये पॉइंट पूरे स्पेस में कहाँ होगा। तो कार्टेशियन और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स दोनों मिलके बताता है। ये जीरो जो ये पॉइंट है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से हम न्यूक्लियस से इस एक पॉइंट को लेकर मान के हम ये पॉइंट की प्रॉपर लोकेशन हम पता कर सकते हैं। इसलिए स्फेरिकल ये जो कोऑर्डिनेट्स है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। और ये फाई है तो डेफिनेटली हमारा हो जाएगा आर कॉस थीटा, थीटा है ये वाला आर साइन थीटा हो जाएगा, जिसको दो कंपोनेंट डिवाइड किया गया है। एंड दिस इज ऑब्वियसली आर साइन थीटा, आर साइन फाई, और ये वाला हो जाएगा आर साइन थीटा और कॉस फाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आर साइन थीटा, तो ये आर साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस फाई, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये वाला भी आपका 90 है, दोनों 90 है। तो उससे ये आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ हियर इफ़ द टू कोऑर्डिनेट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, किस तरह से रिलेटेड है? एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, सो कॉस फाई इज इक्वल टू एक्स बाई आर साइन थीटा। Similarly, a sin phi is equal to y by r sin theta.
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू आर साइन थीटा आर साइन फाई, तो एक्स वाई एन जेड आर इक्वल टू कॉस जेड। तो और इस एक्स वाई जेड की जो हम स्क्वायर लेंगे तो ये आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ये हमको आर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। वन मोर थिंग, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फाई। जो आर की जो वैल्यू होगी वो 0 से इन्फिनिटी तक होगी, मतलब हम इस जो को ये पॉइंट है इसको हम इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। जो थीटा की वैल्यू होगी 0 से पाई, जो थीटा होगी वो 0 से पाई, मतलब वो एक आपको जो मूव करेगी वो आप एक प्लेन से लेकर दूसरे प्लेन तक मूव करेगी, ऐसे करके ऊपर से नीचे। हमें पूरा नहीं लेना है, हमें 0 से लेकर एक सर्कल लेना है। और जो हमारा फाई का वैल्यू होगा वो एक पूरा सर्कुलर के फॉर्म में चला जाएगा, ऐसे करके पूरी सर्कल वो कवर करेगा, मतलब एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और इसको इन्फिनिटी इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट के पास में और इन्फिनिटी के पास में ले जाना है। तो न्यूक्लियस का से नियरेस्ट टू न्यूक्लियस टू इन्फिनिटी तक ले जाना है। ये इसकी वैल्यू भी कभी कभी पूछी जा सकती है कि जो आर है थीटा वाई जो फाई है इसकी वैल्यू कहाँ तक है अवेलेबल है, कहाँ तक वैलिड है, तो इस चीज़ को जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। नाउ कम टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जैसा कि हम लोग पीछे के लेक्चर में दे चुके हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसने वेव इक्वेशन को किस तरह से डिफाइन किया था। सो इट वाज द नथिंग बट द हैमिल्टनियन ऑपरेटर इंटू ई इंटू फाई, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर इंटू फाई, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर इंटू साइन इंटू ई इंटू साइन, जबकि ई हमारा टोटल एनर्जी था। तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं एच स्क्वायर बाई 2 म्यू डेल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। हम पीछे के लेक्चर्स में देख चुके हैं कि किस तरह से जो हाइड्रोजन के ये श्रोडिंगर के वेव इक्वेशंस को इसके थ्रू डिफाइन किया गया था। तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशंस है जो हैमिल्टनियन ने हैमिल्टनियन ऑपरेटर से इसको डिफाइन किया गया था। तो यह पीछे के लेक्चर्स में एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर म्यू क्या है, म्यू इज़ द रेड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। रेड्यूस्ड मास ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है न्यूक्लियस का चारों तरफ, तो हम इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नहीं, हम दोनों के मास का सिस्टम लेंगे, वो टोटल एनर्जी का काम करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है म्यू मीन्स रेड्यूस्ड मास, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन डिवाइड बाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो हम रेड्यूस्ड मास, एक्चुअली हम इसका रेड्यूस्ड मास लेते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन का मास लेते हैं। ओके, चूँकि हम एनर्जी निकाल रहे हैं, दिस द एनर्जी के बेस पे कॉन्सेप्ट है हमारा ये वेव इक्वेशन। तो एनर्जी के लिए हमें दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब दोनों का आपका सेंटर ऑफ मास लेके इसे सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ इसको अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में ले आए तो ये हमारा हो जाएगा एच क्रॉस 2/2 इंटू रेड्यूस्ड मास इंटू डेल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इंटू साइन इक्वल टू ई इंटू साइन। और डेल ये जो हमारा डेल स्क्वायर है वो एक लैप्लासियन ऑपरेटर है एंड यूजिंग रीजन इन। नाउ इस चीज़ को हम इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में यूज़ करेंगे। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आर थीटा, ये हमारा आर है, ये थीटा है और ये हमारा साइन है। तो ये आर हो गया, थीटा हो गया, साइन हो गया, तो इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। और इसके बाद देखेंगे ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दोनों के मिलकर किस तरह से चेंज कर जाता है, एक स्फेरिकल एक श्रोडिंगर के डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये देखिए, ये हमारा इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन है जब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज़ किया गया और जो उसके साथ साथ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ किया गया एक्स वाई जेड, तो ये जो पूरा इक्वेशन है वो इस फॉर्म में चला जाता है। तो ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंट टाइप का फॉर्म है, जिसमें कि ये फॉर्म एक्चुअली एनर्जी का ही फॉर्म है। तो ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर बाई 2 म्यू इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, तो कुछ इस तरह का डिफिकल्ट फॉर्म लेता है। तो कुछ उसी तरह का ही है जैसा कि पिछले बार पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी, हैमिल्टनियन ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्म हो गया। तो ये कुछ डिफिकल्ट का, हमें इसके फॉर्म पे जाना नहीं है, हमको देखना नहीं, बस जानना है कि ये उसी का ही एक फॉर्म है, इसके बारे में कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है। इसी इक्वेशंस को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एब्रिज्ड फॉर्म में, शॉर्टकट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी है पी ऑपरेटर स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2m एंड एल ऑपरेटर स्क्वायर थीटा फाई बाई 2m आर स्क्वायर साइन आर एंड यू आर साइन आर ई साइन आर। तो ये वेक्टर के फॉर्म में लिखा गया है, जिसमें ये p क्या है और l क्या है। तो p जो हमारा है वो स्क्वायर ऑफ द रेडियल पार्ट ऑफ द मोमेंटम, जो p है वो जो रेडियल पार्ट मोमेंटम का
रेडियल पार्ट है और ये स्क्वायर है। और एल क्या है, एल है हमारा एंगुलर पार्ट ऑफ द मोमेंटम। तो एल थीटा फाई से इसको बताया गया था। दोनों की वेक्टर क्वांटिटी है विच इज़ द ओनली फंक्शन ऑफ द एंगल थीटा एंड फाई। तो ये जो हमारे इस जो इक्वेशन के अंदर में दो कंपोनेंट आ जाता है, एक कंपोनेंट का नाम है रेडियल पार्ट और दूसरे कंपोनेंट का नाम है एंगुलर पार्ट। दोनों मोमेंटम के ही पार्ट है और स्क्वायर के रूप में फंक्शन है। तो इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल वे से, तो हमें सॉल्व करना नहीं है, हमें सिर्फ जानना है कि इसमें दो पार्ट है। इसी को सॉल्व करके हम इक्वेशंस का जो वेव जो इसका इलेक्ट्रॉन का जो इक्वेशंस है, वेव इक्वेशंस है, उसको हम सॉल्व करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन कहाँ पे है। टू सॉल्व द इक्वेशन वी एज्यूम दैट साइन आर इज सेपरेबल so that it can be written as the product of a function of radius only with the function of the only dependent of a function of the radius and with a function which is only dependable on the theta and sine, that is we assume sin r is equal to r phi r into y। तो ये जो हमारा है साइन एक सेपरेबल कंपोनेंट है और ये दो कंपोनेंट का फंक्शंस है, जिसमें कि एक फंक्शन हमारा आर आर है और दूसरा फंक्शन हमारा वाई वाई है। तो ये दोनों सेपरेबल फंक्शन है, तो इस फंक्शन को नाम दिया गया है रेडियल पार्ट, इस फंक्शन का नाम दिया गया है एंगुलर पार्ट। तो दिस कैन बी सेपरेटेड टू इक्वेशंस, ये दोनों सेपरेट कर सकते हैं, वन डिपेंडेंट ओनली अपॉन द रेडियस एंड कंटेनिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये जो हमारा आर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर डिपेंडेंट है एंड अदर डिपेंडेंट ओनली अपॉन द थीटा एंड साइन, और जो दूसरा है वो थीटा और साइन पर डिपेंडेंट है बट इंडिपेंडेंट ऑफ द फोर्स। ये फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है, दूसरा आपको एनर्जी पर डिपेंड करता है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ये जो हमारा दो फंक्शन है, एक हमारा हो गया रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट जो एक, और ये हो गया हमारा एनर्जी है। तो हमारा जो रेडियल पार्ट है वो हमारा क्या है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, और जो हमारा एंगुलर पार्ट है वो आपका फोर्स पे इंडिपेंडेंट और फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। ये कुछ कंसेप्ट यहाँ पर डाला गया है। So this wave equations are composed of the radial and angular parts मैथमेटिकली जिस वेव इक्वेशंस को हम इस तरह से लिखते हैं, पूरे वेव इक्वेशंस को फाइनली जो लिखते हैं, तो साइन हो गया यहाँ पर जो आर था, वो हो गया आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में डेवलप हो जाता है, आर थीटा साइन, और जो साइन है ये एक्चुअली एन एल एम 3 नंबर से इसको कन्वर्ट करके बताया गया है, और इसी 3 नंबर को हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। साइन एन एल एम एटॉमिक ऑर्बिटल आर थीटा साइन, और जो आर है हमारा वो है रेडियल पार्ट, इसकी 2 वैल्यू है एन एल आर, जो कि हमारा एन का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि आप जानते होंगे, और जो वाई है इसके अंदर 2 पार्ट है, एक है आपका थीटा और एक है फाई। तो दोनों एक अलग अलग वेव फंक्शंस हैं, वेव फंक्शन ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय वेव फंक्शन ऑफ वाई। तो जो पी है वो हमारा बताता है एल, एल का मतलब हो गया एंगुलर मोमेंटम, और सो एफ इंटू फाई ये हमारा बताता है एम एल, एम का मतलब हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो एंगुलर क्वांटम पार्ट है उससे 2 क्वांटम नंबर की बर्थ होती है, जो रेडियल पार्ट है उससे हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का की बर्थ होती है। यानी कि कहने का मतलब है जो साइन है वो 3 क्वांटम नंबर के कंपोनेंट से बना है। नाउ सी हियर वाई थीटा फाई फंक्शन yields the allowed value of the angular momentum, that is L square and Z component LZ। तो इसके 2 अलाउड एंगुलर मोमेंटम है, जिस एंगुलर मोमेंटम को ही ये वैलिड करता है किस फॉर्म में, एक एल स्क्वायर फॉर्म में जेड कंपोनेंट में। तो ये किस तरह से फंक्शन करता है, हम इसका आपको इक्वेशन बता देंगे कि उसको बाद में मैथमेटिकली उसको सॉल्व किया था वो पीछे के ऊपर के इक्वेशन से। तो ऊपर इक्वेशन मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ये जो हमारा इक्वेशंस है इसी से हमारा वो एल स्क्वायर और एल जेड स्क्वायर की निकलता है इस इक्वेशन से। तो हम सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं, हम बता दे रहे हैं, जो कि इसकी रिक्वायरमेंट हमें आगे के लेक्चर में पड़ेगी। तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटीजर्स एल एन एम, बता रहे हैं इसमें एल और एम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और फाइनली इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, और इसी को हम कहते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स। जो हमारा एंगुलर पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल हार्मोनिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर यह है कि अगर L की जो वैल्यू है अगर हम 0 माने तो उस समय M की वैल्यू 1 वैल्यू हो जाती है,
वन वैल्यू का मतलब है m इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0, तो हमारा m का 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये जो कोऑर्डिनेट है, जो एंगुलर पार्ट है, उसके पास सिर्फ एक ही स्फेरिकल हार्मोनिक्स है। अगर l की वैल्यू अगर हम 1 लें तो m की 3 वैल्यू यहाँ पे होती वैलिड होती है। 3 वैल्यू का मतलब किस तरह से होती है, एक -1, एक 0, एक 1 होती है। तो उस समय जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स है उसकी वैल्यू 3 हो जाती है। मतलब 3 हम स्फेरिकल हार्मोनिक में 3 इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। इससे हम 1 निकाल पाएंगे, इससे हम 3 निकाल पाएंगे, l इक्वल टू 2 तो हम इससे 5 निकाल पाएंगे। कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। तो ये हो गया हमारा आपका स्फेरिकल हार्मोनिक्स की वैल्यू। इस तरह बढ़ाते चले जाएंगे तो 3 लिखेंगे तो यहाँ पर m की वैल्यू 7 हो जाएगी। 7 का मतलब हो जाएगा फिर यहाँ पर m इक्वल टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब हमारे पास 7 स्फेरिकल हार्मोनिक्स होगी।